क्रम में मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ डायग्राम के साथ साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसको इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। जैसे देखा जाए तो जितना भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है हम आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ से डायग्राम कितना कितना क्वेश्चन आता है। आपको बता देना चाहते हैं, देखिए आपके सामने सबसे पहले देखा जाए तो आपके सामने जैव परक्रम वाला चैप्टर है। क्या होगा? जैव परक्रम वाला जो चैप्टर है इससे यानी पाचन वाले से आपका चित्र आता है। ठीक, उसके बाद एक डायग्राम और आता है जो श्वसन संबंधित आता है। एक आपके सामने हृदय संबंधित आता है। हृदय रेयर आता है क्योंकि टीचर भी जानता है हृदय को बनाना उतने टाइम में बना सही से नहीं पाएंगे। उसके बाद आपके सामने क्या हो जाएगा? किडनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत देखा जाता है किडनी। और किडनी के अंदर आपके सामने क्या प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन। इसको भी आप डिटेल में चित्र देख लीजिएगा। इतना डायग्राम तो आपको देखना ही देखना है। उसके बाद नर जनन तंत्र क्या होता है, ठीक है, नर जनन तंत्र से डायग्राम में पूछा जाता है। एक मादा जनन तंत्र से डायग्राम पूछा जाता है। एक मादा जनन तंत्र से डायग्राम पूछा जाता है। ये दो डायग्राम क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 2 3 4 5 6 इतना केवल आप ट्राई कर लीजिएंगे ना। एक और होता है तंत्रिका तंत्र, इसी से रिलेटेड आपके क्या होगा? चित्र संबंधी क्वेश्चन आएगा। ये सब जो कितने भी कभी भी आएंगे तो 3 नंबर या 4 नंबर या 6 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो इतने को आप तैयार कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम इतने को आपको एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में हम बताएंगे, थ्योरी प्लस में हेडिंग डाल के कैसे आप लिखें एग्जाम में कि आपका पूरा नंबर सिक्योर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। देखिए कभी कभी पूछ देता है पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार बताइए। तो देखिए पोषण क्या होता है? स्वपोषी और विषम पोषी के नाम सुने होंगे। ठीक, तो केवल कहेगा स्वपोषी तथा विषम पोषी तो केवल उसको एक्सप्लेन करना, या कभी कभी तुमसे कह देगा पोषण किसे कहते हैं तथा इसके प्रकारों का वर्णन करना पूरा डिटेल में। तो पोषण क्या होता है? जो भोजन लिया जाता है, भोजन ग्रहण किया जाता है, उसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो क्या लिख रखा? सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना तथा भोजन का अवशोषण करना, शरीर के अंगों की मरम्मत तथा अनुरक्षण यानी कार्य करना क्या कहलाता? पोषण कहलाता। मतलब एक कोई व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है तथा भोजन को शरीर में अवशोषित करता है यानी अवशोषण करता है, और शरीर के अंगों की मरम्मत करता। भोजन काहे करते हो? कि शरीर में जो भी टूट फूट हुई दिन भर, अब भोजन करेंगे उससे एनर्जी मिलके हमको बैलेंस बन जाएगा यहाँ से, तो उसको टूट फूट करना। और तुम्हारे पास क्या कर देना? अनुरक्षण करना। अनुरक्षण मतलब सुरक्षित करना, जैसे बीमारियों से। इसी को क्या कहते हैं आपके सामने गुरुदेव? पोषण कहते हैं। ठीक, अब पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपके सामने यहाँ पर बताते हैं। देखिए ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं। क्या कर देते हैं बताओ? जितने अच्छे से हम भोजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा ऊर्जा मिलेगी। ठीक, और क्या लिखा? शरीर की वृद्धि के लिए हम पोषण करते हैं कि हमारी शरीर आराम से वृद्धि कर सके। शरीर में टूट फूट की मरम्मत करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपके सामने पोषण की रिक्वायरमेंट होती है। भोजन करते हैं रोगों से बचने के लिए। देखेंगे तुम्हारे पास विटामिन होते हैं अलग अलग, और विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, ऐसे देखे होंगे आराम से। ठीक है, तो इन्हीं का क्या कर देते हैं तुम्हारे पास अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो उसी को सिंपल सा रोगों से प्रतिरक्षा बोलते हैं। अब यानी पोषण के कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्मल 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी, दूसरा विषम पोषी होता है। अब इनकी कहानियां पढ़िए, स्वपोषी विषम पोषी। ये जो तुम्हारे पास ये पूछा जाता है आपके सामने, जैसे मान लेते कह देगा स्वपोषी तथा विषम पोषी में अंतर बताना है, तो इन्हीं को आपको एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा। अब इनकी कहानी आराम से चलते हैं, यहाँ से देखिए। तो सबसे पहले जब कहेगा स्वपोषी तथा विषम पोषी में अंतर, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्वपोषी हेडिंग डालना पड़ेगा। अब स्वपोषी क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। नाम से ही पता, स्वपोषण मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, उसी को स्वपोषी बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या लिख रखा? जो पौधे व जीव अपना भोजन अकार्बनिक यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा
जल की सहायता से क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषण। इसका एग्जाम्पल हरे पेड़ पौधे हो गए तथा कुछ शैवाल स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। अब ये भोजन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हमारे वातावरण से क्या हो जाता है गुरुदेव? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या कर देता है? जल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, प्लस में ऑक्सीजन बनाता है, कुछ मात्रा में पानी बनाता है। तो ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती, इसी की स्वपोषी बोला जाता है। स्वपोषी का एग्जाम्पल हरे पेड़ पौधे तथा कुछ शैवाल होते हैं, ये स्वपोषी। अब आते हैं गुरुदेव विषमपोषी। देखे जाए तो स्वपोषी और विषमपोषी क्वेश्चन पूछा गया था, तो स्वपोषी सब समझें, विषमपोषी क्या होता है? जस्ट उसी का उल्टा, ऐसे जीव जंतु जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन नहीं बनाते। सिंपल सा दोबारा सुनिए, ऐसे जीव जंतु जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन नहीं बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है गुरुदेव? विषमपोषी। क्या लिख रखा है? जो जंतु सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं विषमपोषी जीव कहलाते हैं। अतः ऊर्जा के लिए ये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। मतलब डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो ये पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं आदमी जो सीधे क्या कर देते हैं? प्लांट तथा प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं, तो उनको शाकाहारी बोलते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो शाकाहारी नहीं मांसाहारी होते हैं। तो बताओ, अब जो शाकाहारी खा रहा है तो डायरेक्ट है, और जो मांसाहारी खा रहा है वो इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है? हम स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। आपके सामने यहाँ से दिया गया है ये। अब जैसे में एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो गया? गाय हो गया, मानव हो गया, हाथी हो गया, शेर, सब ये सब विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। अब विषमपोषी के भी फर्दर तुम्हारे पास प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जो क्या खाते हैं बाबू? पौधों के फल, फूल, पत्ती आदि खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे शाकाहारी का एग्जाम्पल हिरण हो गया, खरगोश हो गया, गाय, ये सब शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। अब इसी विषमपोषी में देखा जाए तो क्या आ जाते हैं गुरुदेव? मांसाहारी आते हैं। मांसाहारी क्या होते हैं? जो जंतु अपना मांस, ठीक है, अपने मांस यानी शिकार करके खाते हैं, शिकार करके क्या करते हैं? मांस खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे चीता हो गया और शेर वगैरह, ये सब मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। मृतोपजीवी क्या होता है गुरुदेव? इनकी कहानियां थोड़ा सा सुन लीजिए। मृतोपजीवी क्या होते हैं? वे जीव जो सड़े गले अथवा मृत जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कुछ कवक हो गया, प्लस में हाइना होते हैं मृतोपजीवी। अब जैसे अब दूसरा आपके सामने पैरासाइट क्या होते हैं गुरुदेव? पैरासाइट ऐसे जीव जंतु होते हैं जो किसी शरीर के ऊपर या किसी शरीर के अंदर रहकर अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, उसको परजीवी बोलते हैं। यानी परजीवी जिसको पैरासाइट, जैसे आपके यानी सर में लाइस पड़ जाते हैं जिसे जू बोला जाता है। टैप वर्म जो पेट के अंदर रहता है, केंचुआ, इसको क्या बोला जाता है आपके सामने? यहाँ से परजीवी कहते हैं। तो ये आपके सामने स्वपोषी तथा विषमपोषी की कहानी रही। अब इन्हीं को आगे चलते हुए, ठीक है, आपको बताना क्या है? यहाँ से देखिए, हम बोले थे ना जब भी क्वेश्चन पूछे जाएगा मानव में पोषण तो बड़ा सा 6 नंबर में पूछा जाएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है। अब क्या लिख रखा? ध्यान से इनकी कहानियां सुनिए। जैसे मान लेते कह देगा मानव में पाचन तंत्र तथा पोषण तंत्र का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना, तो सबसे पहले पाचन तंत्र की परिभाषा लिखना। इतना चीज लिखना ही लिखना पड़ेगा आपको, तब काम होगा। देखिए, जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे देखिए क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे, जैसे क्या कर दिया आपके सामने? पाचन तंत्र, पहला हेडिंग डालेंगे आप क्या? पाचन तंत्र। उसके बाद ये आपके क्या डालेंगे? संरचना। संरचना में प्यारा सा क्या होगा? संरचना। संरचना में प्यारा सा आप चित्र बनाएंगे। अब इन संरचना के बाद उसकी टोटल कार्य विधि बतानी है, मतलब एक बार एक करके पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि दांत का काम क्या होता है, पेट का काम क्या होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सबको पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में हो जाए। अब पाचन किसे कहते हैं? लिख रखा, जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती। कहने का मतलब जटिल व तथा अघुलनशील खाद्य पदार्थों को
भौतिक एवं रासायनिक क्रिया के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? आपके सामने पाचन कहलाती है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये आपके सामने जटिल पदार्थ मान लेते हैं रोटी है, तो इसको पहले हम हाथ से क्या कर देते हैं, टुकड़ा करते हैं। अब एक टुकड़े की बात की जाए तो एक टुकड़े को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखो हाथ से तोड़े, फिर इस टुकड़े को दांत से छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ा जाता है। तो जब बड़े से क्या इतना छोटा, इतने से इतने छोटा किया जाता है, तो इसी को क्या कहलाते हैं गुरुदेव? पाचन कहते हैं। तो यही लिख रखा देखिए, अघुलनशील खाद्य पदार्थ। अब रोटी पूरा तरह से घुलेगा नहीं, उसको भौतिक मतलब हाथ से तोड़ेंगे, दांत से तोड़ेंगे, रासायनिक क्रियाओं द्वारा, मुंह के अंदर लार होता, पेट के अंदर बहुत सारे एंजाइम होता, इन सब के द्वारा क्या कर देंगे, उन्हें तोड़ेंगे, और घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब इस लेबल डायग्राम को आप अच्छे से क्या कर देना है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो पूरा लिखा गया, इनकी कहानी को हम आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। इस कहानी को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ से प्यारा सा पाचन तंत्र हेडिंग डालिएगा। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, ये आपके सामने पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। एक आपके सामने क्या होता है, आहार नली होती है। क्या होता है? आहार नाल या आहार नली। एक आपके सामने क्या होता है, आहार ग्रंथियां होती हैं, आहार ग्रंथि होती है। अब आहार नली के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास, पहले इसको समझने के पहले आप प्यारा सा डायग्राम समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या कर देते हैं, ये वाले का हिस्से को क्या बोलते हैं गुरुदेव? मुख बोला जाता है। और मुख में क्या होता है गुरुदेव? आपके सामने दांत और प्लस में जीभ होता है। यहाँ से देखा जाए तो आगे की तरफ मूव किया जाए तो यहीं पर क्या होती है, जिसको ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी क्या कर देती, ऐसा पॉइंट होता है जिसमें खाने वाली नली और श्वास वाली नली दोनों का जंक्शन पॉइंट होता है, उसको ग्रसनी बोलते हैं। अब ये नली आगे की तरफ मूव करती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या गुरुदेव बोलते हैं? पेट बोलते हैं। बस ऐसे जैसे हम बना रहे हैं ना, इस तरह से आप बनाना सीख जाएंगे तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। ये आपके सामने क्या हो गया, इसको देखो, नली को क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोला जाता है। ठीक है, ये आपके सामने ग्रास नली या खाने वाली नली भी लिख दोगे तभी कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया। अब इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं गुरुदेव? पेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में अमाशय बोलते हैं। ठीक, ये डायग्राम हुआ। अब ये क्या करेगी, बहुत अच्छे से क्वाइलिंग होती है, इसको छोटी आंत बोलते हैं। अब छोटी आंत बनाने से पहले आप क्या कर देंगे, थोड़ा सा आपको बता देते हैं, आप बड़ी आंत बना लेना यहाँ से। ठीक है, बड़ी आंत बना लेना। ऐसे देखिए जैसे हम बना रहे हैं इसी तरह से आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो ये आपके सामने चला गया है यहाँ से। ठीक है, ये आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से ऐसे बनाना, एग्जाम में ऐसे बनाएंगे ना तो आपका बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने इधर। ठीक है, ये आपके सामने इधर चला आया। अब इसको हम आगे की तरफ मूव करते हुए आगे की तरफ ले जाते हैं, ये हो गया। इस टाइप से बना दिए। अब इसी को छोटी आंत को ऐसे थोड़ा सा घुमा फिरा देना इसमें, क्योंकि छोटी आंत देखा जाए तो बहुत, ठीक है, पतली होती बट लंबाई में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, लाके मिला देंगे। ये प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाना है आपके सामने यहाँ से। अब होता क्या, कर दो गुरुदेव लीवर उवर तू बनाई कैला, कोनो टेंशन नहीं। यहीं पर क्या कर देना आप, प्यारा सा, ठीक है, ये आपके सामने ऐसे लीवर बना देना। ये अब ये आपके सामने लीवर हो गया, यहाँ पर ऐसे नली से निकाल देना यहाँ से। ठीक, और भी बड़ा बनाना चाहिए क्योंकि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंडों में से एक होती है, यहाँ बना दी है। अब यहीं पर क्या होती है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी सब हम नेमिंग करेंगे, पहले आप चित्र देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब ये आपके सामने कितना हो जाएगा, ये इसी को क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोला जाता है। क्या बोलते हैं आप, अग्नाशय बोला जाता है। ठीक, और इस वाले को भाग को क्या बोलते हैं गुरुदेव, यकृत बोलते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में लीवर बोलते हैं। अब इस वाले भाग को क्या बोलते हैं गुरुदेव, पित्ताशय बोला जाता है। क्या बोलते हैं आपके सामने, पित्ताशय हो जाएगा यहाँ से। और कुछ बचा, इस वाले भाग को गुरुदेव क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटी आंत। अभी ज़्यादा
10th में है, ज़्यादा टेंशन न लीजिएगा। केवल छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, बट हम अभी केवल ध्यान से सुनिए। उसके बाद इस वाले भाग को क्या बोला जाता है गुरुदेव? बड़ी आंत बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते, बट याद नहीं रहेगा तब को कोई टेंशन नहीं। अब इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? मलाशय बोला जाता है, यानी मल यहाँ पर इकट्ठा होता है, इसीलिए इसे मलाशय बोलते हैं। और इस वाले भाग को क्या बोला जाता है? इस वाले भाग को नॉर्मल देखा जाए, इस वाले भाग को क्या बोला जाता है? गुदा द्वार बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गुदा आपके सामने द्वार। ये प्यारा सा डायग्राम आपके सामने हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बताओ, इतना तुम अच्छा चित्र बना दोगे और फ्लो चार्ट बना देना। अब एक एक हेडिंग, अब फ्लो चार्ट में क्या लिखोगे? आहार नाल क्या होती है? जो मुंह से शुरू होती, गुदा द्वार तक खत्म होती, तो एक नली नुमा संरचना बनाती, इसी को क्या बोला जाता है आपके सामने? आहार नाल बोला जाता है। तो अब इतना तुम डायग्राम बना दो, फिर टीचर को दिखा दो, सर हमको आता है। देखिए आहार नाल में ऐसे कर देना। आहार नाल में क्या कर देना? पहला हिस्सा मुख लिख देना। ठीक, मुख के अंदर क्या होता है गुरुदेव? दांत होता है। अब इनकी कहानी अभी हमें थ्योरी कैसे लिखना है ध्यान से बताएंगे। दांत होता है, मुख के अंदर ही क्या होता है? जीभ होता है। अब मुख के अंदर ही एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको लार ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुदेव? लार ग्रंथि हो गई आपके सामने यहाँ से। ठीक, लार ग्रंथि हो गई यहाँ से। मुख के नीचे जो तुम्हारे पास भाग होता है ग्रसनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक, अब इसके नीचे तुम्हारे पास क्या होता है? ग्रास नली होती है, जिससे भोजन क्या होता है? शरीर के अंदर जाता है। अब देखिए जो हम लिखे हैं, देखो यहाँ पर, अब डायग्राम देखिए। पहले बोले मुख, मुख के अंदर दांत और प्लस में जीभ होता है। ये वाले भाग को ग्रसनी बोलते हैं और नीचे वाले भाग को ग्रास नली बोलते हैं। अब ग्रास नली के बाद बताओ क्या हो गया? ये पेट आ गया। ठीक है, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पेट हो गया, क्योंकि पेट नहीं होता तो माना जाता किसी से भेंट नहीं होता। पेट, पेट के बाद आपके सामने कौन सी आ जाएगी गुरुदेव? छोटी आंत आ जाएगी। क्या हो जाएगी? छोटी आंत हो जाएगी यहाँ से। छोटी आंत के बाद आप गुरुदेव क्या हो जाएगी गुरुदेव? बड़ी आंत हो जाएगी यहाँ से। ठीक, बड़ी आंत के बाद आपके सामने कितना हो जाएगा? मलाशय हो जाएगा। मलाशय के बाद आपके सामने शरीर का सबसे बाहरी हिस्सा गुदा द्वार हो जाएगा। इतना चीज आप क्या कर देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। अब लार ग्रंथि के बाद आप सुनेंगे एक ग्रंथि और पाई जाती है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है, यकृत। उसके बाद आपके सामने क्या होता है? अग्नाशय होता। अब तुम बताओ, कहेगा गुरुदेव पाचन तंत्र, परिभाषा लिखला, डायग्राम बनौला, आई फ्लो चार्ट दिखा देला टीचर को। अब टीचर को लगेगा कि बंदा जब डायग्राम बना दिया है, चित्र ये बना दिया है, तो जाहिर सी बात वो बंदा आगे एक एक हेडिंग डाल के एक्सप्लेन किया होगा। 150% आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आपके सामने दिया गया है यहाँ से। ठीक है, देखिए वही हम फ्लो चार्ट बनाए। आहार नाल के अंतर्गत ग्रंथि, ग्रंथि में लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय होता। अब मुख, मुख के अंदर दांत, जीभ हो गया और ग्रास, यानी पर देखो ग्रास नली हो गया, छोटी आंत, उसके बाद ग्रास नली के बाद पेट हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, और आपके सामने क्या दे रखा है? मलाशय गुदा द्वार। अब ये आपके सामने प्यारा सा यहाँ से डायग्राम बना दिया है। ठीक है, प्यारा सा क्या कर दिए हैं? डायग्राम बना दिए हैं यहाँ से। अब एक एक हेडिंग डाल के आप एक्सप्लेन करना। पहले आहार नली। आहार नली क्या होती है? मुंह से शुरू होती, गुदा द्वार तक आहार नली कहते हैं। इसकी लंबाई 7 से लेके 9 मीटर तक होती। कितना? 7 से लेके 9 मीटर तक होती है। अब बोले थे मुंह के बारे में, बस वही मुंह के बारे में एक्सप्लेन करना है। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना मेरे भाई, ज़्यादा नहीं। आपका 6 नंबर मिल जाएगा। एक पेज में आप वो फ्लो चार्ट बना दिए, डायग्राम बना दिए और इसी को एक्सप्लेन कर दिए, बस काम हो जाएगा। तो क्या लिख रखा देखिए, मुख, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मतलब खाना खाने की जो पहला भाग होता है वो क्या कहलाता है आपके सामने? मुंह कहलाता है, जिसको माउथ बोलते हैं। मुख गुहा के अंदर जीभ तथा दांत पाए जाते हैं। मतलब मुख गुहा के अंदर जीभ प्लस में दांत दोनों पाए जाते हैं। तो ये बोल दिया गया आपके सामने यहाँ से। अब मुख के अंदर, अब दांत के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। दांत करता क्या है? ये सारी चीज़ें लिख रखा। दांत यह भोजन को छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता, क्योंकि भोजन क्या करता है? जैसे मान लेते कोई रोटी है, रोटी को छोटा 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 टुकड़ा करता, तो उसको टुकड़े करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? दांत की होती है। ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दांत आपके सामने यहाँ से दिया गया। अब कौन सा दांत क्या करता है, तो इसकी कहानी थोड़ा सा आप यहाँ से सुन लीजिए हमारी जुबानी। देखो, जो
दांत यहाँ पर है, उसी दांत के बारे में बताएंगे। यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने प्यारा सा आपका जबड़ा हो गया, एक जबड़ा आपके ऊपर, एक जबड़ा नीचे, बट हम एक ही बताएंगे। अब देखिए, इसका एक हिस्सा पे हम दांत बनाते हैं, एक दांत और दो दांत। आगे के ये जो दो दांत होते हैं, इसी का नाम होता है आपके सामने इंसाइजर। हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कृतक बोला जाता है। ये काटने का काम आता है। जैसे छोटा सा बच्चा देखेंगे, उसका अगला जो दांत होता है यही होता है, ठीक। अब यहीं से क्या होता है, थोड़ा सा नुखार टाइप में, ऐसे जैसे देखेंगे मूवी में डाइन वाला होता है, डाइन टाइप में एक दांत होता है जिसको हम रदनक बोलते हैं, जिसको हम केनाइन बोलते हैं। आई सी, आई से इंसाइजर, सी से केनाइन हो गया। अब आशा करते हैं ये समझ रहे होंगे स्टेप बाई स्टेप। उसके बाद किनाइन होता है। किनाइन देखा जाए तो तुम्हारे पास ये काटने का काम, ये चीड़ने का काम, चीड़ने फाड़ने का। जैसे चिप्स की पैकेट काटेंगे ना तो धड़ से इसी से निकाल देंगे। उसके बाद आपके सामने एक दांत ये, दूसरा दांत ये। अब ये जो दोनों दांत होते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्री मोलर बोला जाता है, जिसको अग्र चवरड़क बोला जाता है। प्री मोलर आपके सामने हमने बता दिया, ये चबाने का काम करता है। उसके बाद बगल में जो तुम्हारे पास तीन दांत होते हैं, एक दांत और ये आपके सामने दो दांत और ये आपके सामने टोटल और टोटल तीन दांत। ये वाले जो दांत होते हैं ये आपके कहलाते हैं मोलर। क्या होगा, मोलर। मोलर को क्या बोलते हैं, चवरड़क बोला जाता है। क्या बोलते हैं, चवरड़क, जो क्या कर देता है, पीसने का काम करता। अब इनकी कहानी सुनिए, क्या लिख रखा है देखिए, ये तीनों समझे। अब पलट देंगे, दूसरे गुणा कर देंगे, आपके सामने 32 दांत हो जाएगा। अब इनकी कहानी सुनिए, देखिए ये आगे वाला जो दांत होता है क्या बोलते हैं, ये काटने का काम आता है। रदनक तुम्हारे पास फाड़ने का काम आता है। अग्र चवरड़क चबाने का काम आता है। चवरड़क पीसने का काम आता है। यानी हर एक दांत का अलग अलग काम होता है। अब कोई डेंटल फार्मूला पूछे तो इंसाइजर आई हो गया, सी हो गया, पीएम हो गया और एम हो गया। इनकी संख्या कितनी है, दो। इनकी संख्या गुरुदेव एक है। इनकी संख्या गुरुदेव एक, दो, दो है। इनकी संख्या एक, दो, तीन होती। याद रखना, ये जो दांत लास्ट वाला होता है इसी को बुद्धि वाला दांत बोलते हैं। इनकी संख्या तीन होती। अब बताओ, इसको इधर यदि बनाएंगे तो 2 1 2 3 हो जाएंगे यहाँ से। अब नीचे बनौला, अब नीचे बनाएंगे, ऊपर कर देंगे 2, 2 दूनी 4, 4 दू 6, 6 4 10 और 10 6 16 दूना 32। टोटल 32 दांत हो चुका है आपके सामने यहाँ से। इसको डेंटल फार्मूला बोलते हैं। मान लेते तुमसे पूछे डेंटल फार्मूला क्या है तो 21 23 21 23 21 23 आप याद रखना, काम हो जाएगा। वही चीज़ आपके सामने यहाँ बनाया गया, दांत की कहानी हो जाएगी। यदि दांत की कहानी खाए आपके समझ में आई होगी तो जीभ की कहानी सुनते हैं। जीभ क्या करता है, ये भोजन को लार में मिलाने का काम करता है। जो भोजन होता है लार को क्या कर देता है, मिलाता है अच्छे से, ठीक। देखेंगे भोजन एक बार इधर ले जाता है, एक बार इधर, तो भोजन को लार में अच्छे से मिलाता है। यह भोजन का स्वाद बताता है। कौन, भोजन का स्वाद कौन बताता है, जीभ बताता है, ठीक है। कि मीठा है, साल्टी है, सोर है, कड़वा, ये सब आपके जीभ के अलग अलग भाग होते हैं। जीभ भोजन के अंदर, ठीक है, ढकेलती, मतलब जो भोजन होता है ना, जीभ कहेगी अंदर ढकेलेगा तभी जाएगा, नहीं तो जाने वाला नहीं होगा। तो ये जीभ की कहानी हो जाएगी यहाँ से। अब ग्रास नली, जिसको आहार नली के नाम से जानते हैं। आहार नली क्या होगा, अभी जो बोले हैं, जो नली देखिए, ये जो नली होती है, देखो ये वाली नली, ये वाली नली, ये वाली नली को ग्रास नली या आहार नली बोला जाता है, ठीक है। देखो क्या लिख रखा है, यह नली जैसी संरचना होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह भोजन को मुख से पेट तक पहुंचाने का काम करती है। जो भी तुम भोजन खाए हो इसको उठा के क्या कहते हैं, पेट में लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ग्रास नली की होती है। यह भोजन को कर्मा कुंचन गति द्वारा भोजन को पेट तक पहुंचाता है। कर्मा कुंचन क्या होता है, ऐसा नहीं कि भोजन तू डल्ला टप्प से गिर गया ढाड़ा से, अरे पेट हम भाड़ा से बोला लो, नहीं। ये क्या करता है, इससे पाइप होती ना, देखेंगे पाइप दाबा आगे घुसका, ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ दाबे फिर आगे घुसका आगे, तो इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, कर्मा यानी कर्मा कुंचन गति बोला जाता है। इसके अंदर किसी भी तरह का पाचन नहीं होता। याद रखना, इसके अंदर किसी भी तरह का पाचन नहीं होता, केवल भोजन को यहाँ से यहाँ तक धकेलने की जिम्मेदारी होती है इनकी, ठीक है। तो ये आपके सामने दिया गया है यहाँ से। अब बताओ इसके बाद भोजन कहाँ पर आ गया आपके सामने, पेट के अंदर आ गया है यहाँ से, ठीक है। पेट के अंदर आ गया है यहाँ। पेट क्या होती है, अब इनका थोड़ा सा तेजी से सुनते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। ये जे शब्द कहीं कहीं जे शेप लिखा होता, कहीं सी शेप लिखा होता। पेट क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। पाचन कार्य, अमाशय की भित्ति
में उपस्थित जठर ग्रंथि, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जठर ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो बोलेंगे जठर ग्रंथि पेट के अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जे यानी जठर ग्रंथि पेट के अंदर पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, देखिए HCl की उपस्थिति के कारण जठर रस अम्लीय होता है। हमारी पेट के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl पाया जाता है। ठीक, और याद रखना पेट की कहानी थोड़ा पढ़ लो। पेट के अंदर जो तुम्हारे पास यहाँ पर जो बोले जठर ग्रंथि यहीं पर होती है, इसमें HCl वगैरह पाया जाता है। ठीक है, HCl पाया जाता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो ये लिख रखा, देखिए HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का काम करता है। हमारे पेट के अंदर केमिकल पाया जाता है जिससे पेप्सिन जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, रेनिन जो दूध के पाचन में मदद करता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना। अब आते हैं भोजन को, देखो कहाँ ढकेल दिया गया है, यहाँ से ढकेल के अब छोटी आंत में भेज दिया गया। छोटी आंत क्या होती है, छोटी आंत आहार नाल की सबसे बड़ा भाग होता है, 6 से लेके 7 मीटर तक होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। इसका पहला भाग में क्या करता है, यकृत तथा अग्नाशयी रस मिलता है। मतलब ये जो देखिए इसका भाग यहाँ खुलता है, इसका भाग यहाँ खुलता है, दोनों आके यहाँ पर खुलते हैं छोटी आंत के पहले वाले भाग में। ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांतर होता है। छोटी आंत का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है, याद रखना सबसे ज़्यादा अधिक अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। अब आते हैं किस पे, बड़ी आंत पे, बस काम खत्म। बड़ी आंत व्यास में मोटी होती है, मतलब लंबाई में कम होती है। ठीक है, मोटी ज़्यादा होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1 से लेकर 1.5 मीटर तक होती है। इस भाग में जल तथा लवण का अवशोषण होता है, मतलब वाटर तथा मिनरल का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, इसी के अंतर्गत होता है। बड़ी आंत की सबसे अंतिम भाग मलाशय कहलाती है, मतलब इस वाले के, ये बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग मलाशय कहलाती है। गुदा द्वार के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो मल है, उसको बाहर निकालने का काम होता है इनका। देखिए मल को गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकालने का क्या कहलाता है, आपके सामने ये हो गया है यहाँ से। ठीक। तो ये हो गया आपके सामने बड़ी आंत के बारे में। अब लार ग्रंथि के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देना यहाँ से, इनके बारे में सुन लीजिए। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, पैराटॉइड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। अब हमारे लार के अंदर टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम पाया जाता है, जो दिन भर में 1 से लेकर 1.5 लीटर लार निकलता है। लार का जो pH होता है 5.6 से लेकर 7.9 तक होता है। ठीक है। अब गुरुदेव आते हैं, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लीवर पे आ जाते हैं। ठीक है, लीवर क्या होता है, इनकी कहानी थोड़ा सा सुन लेते हैं। देखिए लीवर, इसको थोड़ा सा शॉर्ट स्क्रीन शॉट यहाँ से ले लेना। क्यों? क्योंकि लीवर कभी कभी पूछा जाता है, लीवर तथा कार्य का वर्णन कीजिए। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियों में से एक है। लीवर से कौन सा रस निकलता, पित्त रस। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, पित्त रस का स्राव कौन करता, पित्त रस का स्राव कौन कौन करता है, यकृत करता है। लेकिन पित्त रस का संग्रह यानी स्टोरेज करने का काम पित्ताशय होता है। मतलब ये जो यकृत होता है ये क्या कर देता, पित्त निकालता, पित्त को स्टोरेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पित्ताशय की होती है। ये बड़े बड़े कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये उधर गया कि दाहिनी ओर, याद रखना जो लीवर होता है दाहिनी ओर पाया जाता है। इनका मेन कार्य क्या होता है, देखिए यकृत वसा को पैसीकरण के द्वारा पाचन करता है। मतलब यानी वसा का पाचन कौन करता है, यकृत से निकलने वाला बाइल वसा का पाचन करता है। उस प्रक्रिया को पैसीकरण कहते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। पित्त रस कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाता है, जितना अच्छे से घुलेगा उतना अच्छे से हमारा शरीर उसको अवशोषण करेगी। हिपरीन का निर्माण यकृत करता है। हिपरीन मतलब ब्लड को थक्का बनाने में मदद कौन करता है, हिपरीन, जो लीवर में बनता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचित करना, कहने का मतलब तुम्हारे पास अभी भोजन तो बार बार हम खाएंगे नहीं, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाएंगे, बच्चे हैं तो 4 टाइम खा लेंगे, चलो कोई टेंशन नहीं। तो ये ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में रख दिया जाता है। जब जरूरत होती है तो वहीं से ग्लाइकोजन को छोड़ा जाता है, ग्लूकोज में टूट के हमको एनर्जी देती है। याद रखना यकृत अमोनिया, ठीक, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यानी बदलने की जिम्मेदारी किसकी होती है, यकृत की। और यूरिया को शरीर से निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है, किडनी की। यकृत क्या करता है, जहर तथा दवा का विष हरण करता है। ठीक है, इतना बारे में बता दें। अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय पत्ती जैसी संरचना होती है, उधर गुहा के नीचे देखिए पेट के नीचे जो पत्ती नुमा संरचना होती है क्या कहलाती है, अग्नाशय। अग्नाशय से मिक्स एंजाइम निकलते, देखिए यह मिश्रित ग्रंथि है।
पाचन रस के साथ साथ इंसुलिन ग्लाइकोगन दोनों का स्राव करती है। ठीक है, इंसुलिन होता हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ग्रहणी में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अन्य पदार्थों का एंजाइम द्वारा तोड़ दिया जाता है। अब बताओ तुम, इसके पास मिक्स एंजाइम होते हैं, यहाँ से यदि पाचन नहीं हुआ तो कोई भी चीज़ पाचन नहीं होगा। तो इसके पास मिक्स एंजाइम प्रोटीन को तोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा, वसा को तोड़ देगा, सबको तोड़ के डाइजेशन करने में मदद करता है पैंक्रियाज अकेले। इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज स्तर को मेंटेन करता है। एक चीज़ याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैंक्रियाज से निकलता है। क्या हो गया, पैंक्रियाज से निकलता। ये कहानी थी टोटल डाइजेशन के बारे में। अब आगे चलती कहानी शुरू करते हैं बाबू श्वसन के बारे में। मानव श्वसन तंत्र, देखिए डीपली हम नहीं जा रहे हैं, याद रखना, डीपली जाएंगे तो कम से कम भाई बहुत देर लग जाएगा। हम अब देखिए कहेगा मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करना। क्या करना, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करना। तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे और ये चित्र बना के इसी के बगल में लिखना। याद रखना, दोबारा बोल रहे हैं, चित्र बना के यहाँ लिख देना। अब इसी को एक एक हेडिंग डाल के 5-5 लाइन, 2-2 लाइन, जो तुम्हारे माइंड में आता है लिख दोगे। अब बताओ तुम 3-3 लाइन लिखोगे, 7 तरीके 21 लाइन। एक पेज में ये सारी कहानी लिखोगे, एक पेज में पूरा थ्योरी लिख दोगे, तो 2 पन्ना बन जाएगा, 6 नंबर टीचर दे देगा। देखिए बहुत सारे लड़के होते हैं कि गधा तरह पढ़ेंगे, दिन रात पढ़ता रहे। कौन होते हैं, कौन आइल एक महीना रगड़ ला, मर ला 85-90% लेके चली गया। ठीक है, तो करता क्या बंदा, वो जानता है कि टीचर के हमें कैसे नंबर खींचना। अब तुम बताओ, पूछला मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र पूछला, अब क्या कर देगा, प्यारा सा हेडिंग डाल ला, मानव श्वसन का परिभाषा लिख दे ला। अब चित्र बना के डायग्राम कर बगल में दे ला। टीचर के लगेगा कि बंदा चित्र बनाया है और ये लिखा है, तो पीछे वो देखिए एक्सप्लेन किया होगा। तो यही कहानी हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं हम। देखिए जितने ऑफलाइन क्लास में बच्चे होते हैं उनसे भी यही कहते हैं कि देखिए टीचर को लुभाइए सर, हमको नंबर दे। टीचर को ज़्यादा घुमाना उमाना नहीं है भाई। अब टीचर जो बताओ 10-10, 20-20 साल से पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ हो गए, तो उनको तुम घुमा पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जितना सटीक हो सके लिख के छोड़ दीजिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करिए। तो श्वसन तंत्र की परिभाषा आप समझते हैं। देखिए क्या ऐसे हेडिंग डालना, इसकी वजह से ऐसे हेडिंग डालना है। इंग्लिश नहीं लिखने मन करता मत लिखना, कोई टेंशन नहीं। क्या लिख रखा है, मानव के श्वसन तंत्र में लिख रखा, उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो गैसों के विनिमय में योगदान देते हैं। कहने का मतलब गैसों का जो विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। मतलब यानी गैस जो होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे हमें ऊर्जा निकलती है, उसी को श्वसन कहते हैं। मतलब सिंपल सा, श्वसन तंत्र में जो भी अंग भाग लेते हैं सब श्वसन तंत्र कहलाते हैं। मानव में श्वसन तंत्र क्या होता है गुरुदेव, फेफड़ा होता है। और तुम बताओ मछली में श्वसन तंत्र के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, हम ऑप्शन दे देते हैं, गिल्स हो गया, फेफड़ा हो गया, स्पाइरल हो गया, और तुम्हारे पास छिद्र हो गया। देखिए कितने मेरे भाई कमेंट बॉक्स में इसको लिखते हैं। ये मछली किसके द्वारा सांस लेती है, देखिए कितने भाई इसको मेरे भाई फैन लिखते हैं। ये प्यारा सा आपको डायग्राम बनाना है। एक इस वाले को क्या बोलते हैं आपके सामने, पहले वाले को नसा द्वार, मतलब जो नाक होता है उसी को नसा द्वार बोलते हैं, नाक बोलते हैं। अब ये आगे तरफ जाएगा ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है, ऐसी वाली तुम्हारे पास जगह होती है जहाँ पर खाने वाली पाइप और सांस लेने वाली पाइप दोनों अलग अलग होती है, उसी को ग्रसनी बोला जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इस वाले रीजन को कंठ बोलता है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकल रही है, प्यारी सी आपकी आवाज़ है। ठीक है, आवाज़ से ही दुनिया में सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये कंठ कहलाता है, ये कंठ हो गया। अब श्वास नली, ये जो नली नुमा संरचना होती है उसी को क्या बोलते हैं गुरुदेव, श्वास नली बोलते हैं। श्वास नली क्या कर देती है, हमारे नाक से ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन क्या करती, लंग्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है इनकी। ठीक, ये हो गया। अब उसके श्वसनी, ये आगे की तरफ थोड़ा सा जाएगी तो इस वाले हिस्से को श्वसनी बोलते हैं। ठीक है, श्वसनी इसको बोलते हैं, इस वाले हिस्से को। ये 2 भागों में विभाजित होता है। मन कर रहा है ये जैसे बनाए इसे इधर भी बना सकते हो, बट ज़्यादा हमको दिखे अच्छे तरीके से, तो इसीलिए हम एक बनाए हुए हैं। ये जो तुम्हारे पास देखिए ऐसे गुच्छा नुमा जो दिख रहा है, ये बहुत गुब्बारे नुमा संरचना होती है, अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना होती है। लिख रखा श्वसनी, यानी जिसे ब्रैंकस बोलते हैं, फुफ्फुस जिसको हम ब्रैंक्यूल बोलते हैं, कुपिका जिसको एल्बुलाई। मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है, जो सबसे बाहर वाला गुब्बारा वाला हिस्सा होता है, इसी को
कुपिका बोला जाता है। फुसफुस मतलब ये वाली जो नली होती है इसको फुफ्फुस बोला जाता है। ठीक, तो ये आपके सामने रहा यहाँ से। अब इन्हीं को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा। देखिए नसा द्वार क्या होता है, इनकी कहानी सुनिए। मतलब नाक के बारे में पूछ रहा है। मनुष्य के मुख के ऊपर एक जोड़ी नसा द्वार होता है, मतलब मुख के जस्ट ऊपर नाक होती, जोड़ी में होती। ठीक, नसा द्वार का अगला भाग नसा श्वेष्म कहलाता है, नसा वेश्म कहलाता है। मतलब अगला भाग जो होता है नसा वेश्म कहलाता है। नासा वेश्म में झिल्ली तथा रोमों से ढकी होती है। हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल को पकड़ते हैं। ठीक, और उसमें श्लेष्मा होती है, चिपचिपा मतलब चिपचिपा पदार्थ होती है, जिसे नॉर्मल भाषा में नेटा बोला जाता है। ठीक है ये होता है। अब ये करती क्या है, वायु में मिश्रित धूल के कण बाल के द्वारा पकड़ लिया जाएगा और उसके द्वारा चिपका लिया जाएगा। कोई जीवाणु हो, कोई अन्य हानिकारक कण श्लेष्मा में चिपका लिया जाता है, जिससे अंदर नहीं जाएगा। तुम सोच सकते हो अगल बगल कितना धूल वगैरह उड़ रहा है, सबको पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी होती है, श्लेष्मा की होती है। ठीक है, तो ये आपके सामने कहानी दिया गया है यहाँ से। अब कहानी आगे की तरफ चलती है बाबू। ग्रसनी क्या होती है, ग्रसनी मुख तथा नसा द्वार दोनों में खुलती, मतलब ऐसी पाइपलाइन होती है जो तुम्हारे पास दोनों तरफ खुलने का काम करती, मतलब खाना वाली पाइप अलग और ठीक है सांस लेने वाली पाइप अलग, उसी जंक्शन को ग्रसनी बोला जाता है। वायुनाल का छिद्र घाटी द्वारा कहला, यानी घाटी द्वार कहलाता, मतलब जो घाटी होती जिससे हम आवाज निकल रही उसको घाटी बोला जाता है। इस पर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जो ठीक है जो क्या कर देती है, देखिए भोजन करते समय भोजन को एक कण वायु में रोकने का काम करती है, इसे घाटी ढक्कन बोलते हैं। मतलब खाने में हमारे पास क्या होगा, खाना सांस नली में न चल जाए तो उसको ढकने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, उसी को घाटी ढक्कन बोला जाता है। अब कंठ क्या होता है, ये दो जोड़ी मेरुरज्जी होती है। कहने का मतलब इसको यदि बनाया जाए तो इस टाइप से होता है। देखिए ये हो गया आपके सामने ये, तो ये दो जोड़ी एक दूसरे से ऐसे वाइब्रेट करते जिससे साउंड निकलती है। अब 9th में पढ़े होंगे, दुनिया में कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट यदि वाइब्रेशन करेगा ठीक है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा, हल्का या फुल्का उससे लेना देना है। जिसकी कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है उसको कंठ बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, श्वास नली इनकी लंबाई 10 से लेके 12 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली के बारे में बोल रहा है, ठीक है। श्वास नली इस वाले के, ये वाले जो तुम्हारी नली होती है उसको श्वास नली बोलते हैं। इसकी लंबाई 10 से लेके 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी दीवार पर पतली लचीली होती है, उसमें शीश आकार की क्या हो जाती है उपस्थियाँ कार्टिलेज होती। अभी आप फील कर सकते हैं, आपके गटाई वाले रीजन पे ऐसे देखेंगे छल्ला नुमा होती है। ये क्या करती है, हमारी जो पाइप है चिपक न जाए तो उसको क्या कर देती, पकड़ के रखती है। वो कार्टिलेज की बनी होती है, याद रखना हड्डी की नहीं बनी होती है। क्यों, क्योंकि भोजन को मान लेते हैं हम इनटेक करें तो भोजन को क्या कर देते हैं, वैसे ज़्यादा खा लिए तो इसको थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा, तो करने का काम किसका होता है, इसी आपके सामने अधूरे छल्ले की होती है। ये छल्ले श्वास नली में वायु यानी वायु न होने पर इसके चिपकने से रोकने की जिम्मेदारी श्वास नली की होती है। अब श्वास नली के आगे कौन आ जाते हैं, श्वसनी आती है। श्वास यानी लिखा श्वास नली वक्ष गुहा के आकार के दो शाखाओं में बट जाती। कहने का मतलब ये देखिए, देखो श्वास नली जब दो शाखाओं में बढ़ती है तो इसी को श्वसनी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, श्वसनी। जब श्वास नली दो भागों में बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास कितना होता है लंग्स, एक इधर होता है एक इधर, तो इसको बांटने की जिम्मेदारी किसकी होती है, श्वास नली के बाद ये जो आता है ये वाला जो हिस्सा होता है इसी को श्वसनी बोला जाता है। तब श्वसनी को आप यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात अनेक शाखाओं में यानी फुसफुस में बट जाती है, मतलब पतली पतली नालियों में बट जाती है। प्रत्येक श्वास नली के अंत में फुसफुस की वायु कोश कोपिकाओं में समाप्त होती है। कोपिका हो गई आपके सामने, मतलब ये जो गुच्छा होता है ठीक है, ये गुच्छा में बट जाती है। इस वाले को क्या बोलते हैं, फुफ्फुस बोलते हैं, और ये सबसे बाहरी वाले हिस्से को कुपिका बोला जाता है। क्या बोलते हैं गुरुदेव, कुपिका बोलते हैं। अब कुपिका की कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। कुपिका गुब्बारे जैसी संरचना होती है, यह गैसों के विनिमय के लिए सतह प्रदान करती है। याद रखना इसमें बहुत सारा जाल नुमा संरचना होती है। लिखा कुपिका की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं के विस्तृत जाल होती है जो गैस के एक्सचेंज के द्वारा हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरे शरीर में पूरी कोशिकाओं में पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हीमोग्लोबिन की मदद से जो भी ऑक्सीजन रहता है पूरे शरीर में ले जाने की जिम्मेदारी बनती है किसकी, हीमोग्लोबिन की। ठीक, तो ये आपके सामने श्वसन के बारे में रहा यहाँ से। अब यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा आप कहानी चलते हैं हृदय के बारे में।
ठीक है, हृदय के बारे में आपके सामने कहानी चल जाती है इधर से। हृदय गुरुदेव क्या होता है देखा जाए तो क्या लिख रखा, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र, या कहेगा हृदय का सचित वर्णन तुमको करना, क्या हृदय का सचित वर्णन करना, तुमको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब मोस्टली हृदय पूछा नहीं जाता, क्योंकि सचित वर्णन करने का मतलब हृदय थोड़ा सा स्ट्रांग टाइप में और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। बट हम आपको दिखा देंगे तो आप बनाने की कोशिश कर लीजिएगा तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक। पहले हेडिंग डालेंगे हृदय। हृदय क्या होती है, हृदय एक पेशी संरचना, पेशी मतलब इसमें किसी भी तरह की बोन वगैरह नहीं पाई जाती है, पहली कंडीशन। दूसरा, ठीक है, पेशी संरचना होती है जो हमारी, ठीक, मुट्ठी के आकार का होता है, मतलब हमारी जो दोनों बंद मुट्ठी हो तो उसके समान संरचना होती है। यह पूरे शरीर में पंप करने का, रुधिर को पंप करने का काम करती है, मतलब ब्लड को पंप करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपके सामने इन्हीं की होती है। अब ये आपके सामने प्यारा सा हृदय रहा, इस टाइप से आपको हृदय बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आप देखें, अब देखिए होता क्या है, एक चेंबर ये होता है, इस चेंबर को बायां अलिंद बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं, येल्ले के रिप्रेजेंट किया जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम। उसके जस्ट नीचे यानी एक जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, बायां निलय, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाता है। क्या बोलते हैं गुरुदेव, लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाता है। तो ये आपके सामने दो चेंबर समझे। तीसरा चेंबर आपके सामने बायां, ये इधर बायां हो गया, इधर दाहिना आता, दायां निलय हो जाएगा। पहले दायां अलिंद रहता, याद रखना, अ मतलब अलिंद, अ मतलब हमेशा ऊपर रहेगा, अ से अलिंद, जिसको राइट आर्ट्रियम बोला जाता है। उसके जस्ट नीचे तुम्हारे पास दायां निलय होता है, जिसे हम राइट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, ठीक। ये हो गया। अब ये वाली जो तुम्हारे पास ये वाली महाधमनी, ये पूरे शरीर में ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ये फुफ्फुस धमनी, देखो फुफ्फुस धमनी क्या कर देगी, ये लंग्स की तरफ ले जाएगी किसको, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। अब फुफ्फुस सिरा जो तुम्हारे पोता ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे हृदय में लाने की जिम्मेदारी इनकी होती है, लंग्स से लाता है। अब इन्हीं को तुमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखिए हृदय का संरचना, हृदय की कितनी परत होती है, टोटल 3 परत होती है। कहने का मतलब हृदय की यदि संरचना देखेंगे ना तो देखिए इस टाइप से होता है। ये मान लेते हैं आपके सामने प्यारा सा, आपके सामने हृदय हो गया, ये हम चेंबर बनाते हैं, ध्यान से सुनना। ये आपके सामने लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड, ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक। अब होता क्या है, इसकी एक परत ये, दूसरी परत ये और तीसरी परत ये, इस परत को पेरिकार्डियम बोला जाता है। इनके बीच में जो फ्लूइड होता, तरल पदार्थ होता, उसे पेरिकार्डियम फ्लूइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड बोला जाता है। तो वही लिख रखा आपके सामने, देखिए पेरिकार्डियम पेशी हृदय स्तर और अंतः हृदय स्तर होता है, ठीक। अब इतना तुम्हारे पास लेयर होती है, तीनों लेयर का याद रखना नाम, ठीक। अब देखिए मानव हृदय के कक्ष याद रखना, ये भी पूछा जाता है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, टोटल 4 कक्ष होते हैं। अभी बोले हैं तुम्हारे पास क्या होगा, यही देखो जो बोले हैं दायां अलिंद वगैरह, ठीक है, बोले थे, देखिए बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, 4 चेंबर होते, उस चेंबर को याद रखना। एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि हमारे पास कितने चेंबर होते, तो टोटल 4 चेंबर होते हैं, ठीक। अलिंद हमेशा ब्लड को प्राप्त करता, कहीं से भाई उससे लेना देना नहीं, बट ये हमेशा ब्लड को प्राप्त करेगा। बट निलय क्या करेगा, निलय चाहे बायां निलय हो चाहे दायां निलय हो, कोई भी निलय हो, ये हमेशा ब्लड को भेजने का काम करता है। क्या होगा, भेजने का काम करता है। अब इस डायग्राम पे समझेंगे तो अच्छे तरीके से देखिए, ये बायां अलिंद हमेशा ब्लड को प्राप्त करेगा, दायां अलिंद भी हमेशा ब्लड को प्राप्त करेगा। अब दायां यानी बायां निलय हो चाहे दायां निलय, हमेशा पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाने की जिम्मेदारी इन दोनों की होती है। मतलब इसको प्राप्त करने की जिम्मेदारी होती है, कहीं भी भेजे उसको जिम्मेदारी नीचे वाली की होती है। इस डायग्राम को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा कहीं भी, ठीक। अब इन्हीं को क्या कर देना, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इसमें जो वाल होती है इनकी कहानी पढ़िए। अब वाल के कितने, तीन टोटल 4 वाल होते हैं। बाइकस्पिड वाल को हम मिट्रल वाल बोलते हैं, त्रिवलनी वाल को हम ट्रकस्पिड वाल बोलते हैं, महाधमनी कपाट होती है, फुसफुस कपाट, ये आपके सामने 4 यानी परत होती है। अब 4 परत के बारे में समझने से पहले आप क्या कर दीजिए, थोड़ा सा कहानी जो हम बता रहे हैं
अपनी जुबानी, उसको आप ध्यान से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे क्रिया विधि। अब ध्यान से सुनिएगा, जो हम बोल रहे हैं इसी को आप लिखेंगे, काम हो जाएगा यहाँ से। ये आपके सामने हृदय हो गया, आपके सामने 4 चेम्बर हो गया, क्या होगा 4 चेम्बर। पहले चेम्बर का आपके सामने लेफ्ट आर्ट्रियम हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, राइट आर्ट्रियम हो जाएगा, आपके सामने राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। ये 4 चेम्बर हो गई आपके सामने, हृदय हो गया। ठीक, हृदय के जस्ट ऊपर आपके सामने गुरुदेव क्या हो गया, लंग्स हो गया। लंग्स से हम क्या कर देते हैं, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन लेते हैं हमारे लंग्स में। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो तुम्हारे पास आ रहा है इधर, ठीक है, इसको ये भैया गुंजात हो इधर, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं आपके सामने, फुफ्फुस। ठीक है, ये आपके सामने फुफ्फुस। ठीक है, अब याद रखना, ये जो तुम्हारे पास आता है इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। ठीक है, फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। यदि इसको हिंदी में लिखेंगे तो हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पल्मोन। इस मैकेनिज्म को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इस पे आप स्टार लगाएं, अभी हमको रीजन बताएं। ऑक्सीजन, इस नली के द्वारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे पास हृदय के पहले चेंबर में आ जाता है, उस चेंबर का लेफ्ट आर्ट्रियम होता है। ठीक, ये हो गया। अब लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करेगा, पंप करके ब्लड को लेफ्ट से राइट में आएगा, तो यहाँ पर भी एक वाल होती है, इस वाल को नंबर 1 देते हैं। इसी वाल को हम क्या कर देते हैं, यहाँ साइड में लिखते रहते हैं इस वाल को, यानी जो यहाँ पर जो वाल होती है उसी वाल को आपके सामने क्या बोलते हैं, द्विवलनी वाल बोला जाता है। अब समझे द्विवलनी वाल कहाँ पर पाया जाता है, द्विवलनीय, ठीक है, द्विवलनी वाल होता है, द्विवलनी वाल्व होता है। अब बताओ, पंप करके लेफ्ट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब ये जब पंप करेगा तो ये क्या करेगा, पूरे शरीर में ब्लड को लेकर जाने की जिम्मेदारी होगी। ये मान लेते हैं आपके सामने पूरी बॉडी हो जाएगी, आपके सामने यहाँ से पूरी शरीर में ब्लड जो लेकर जाएगा उसको क्या बोलते हैं, आपके सामने धमनी बोलते हैं। पूरे शरीर में लेके जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी। ये ब्लड वापस न चला आए तो एक वाल तुम्हारे पास यहाँ रखी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, महाधमनी। ठीक है, महाधमनी वाल बोलते हैं। ठीक, एक वाल आपके सामने यहाँ चिपका दिया हमने। उसके बाद अब बताओ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखना ये हमेशा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ले जाती है, मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे शरीर में ले जाएगी। अब इस ऑक्सीजन युक्त ब्लड का उपयोग किया जाएगा, उपयोग करके पूरे शरीर में क्या कर दिया जाएगा, यूज करने के बाद। तो बताओ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड हो चुका है कि नहीं, तो इसको लेकर जाती है, जो उसको क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। उसको गुरुदेव क्या बोलते हैं, महासीरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड लेकर जाएगा, कार्बन युक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड लेकर जाएगा। और याद रखना, महासीरा हमेशा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड लेकर जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब ये जब कांटेक्ट करेगा तो ब्लड क्या होगा, इसी के रास्ते यहाँ पर आ जाएगा। इसके रास्ते जब यहाँ पर आएगा तो इस वाले वाल को क्या बोला जाता है, आपके सामने तीसरे नंबर पे त्रिवलनीय, ठीक है, वलनीय वाल्व बोला जाता है। क्या बोलते हैं, त्रिवलनी वाल्व बोला जाता है। क्या बोलते हैं, त्रिवलनी वाल्व बोला जाता है। ठीक, अब ये पंप करके इधर फिर क्या कर देगा, ये पंप करके पूरे शरीर में से कहाँ पर ले जाएगा, हमारे लंग्स को। जो लेकर जाएगा इसी को क्या बोलते हैं, आपके सामने फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपके सामने फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। इस पे स्टार लगाना, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड ले जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के द्वारा शरीर से बाहर चला जाए। ये साइकिल बार बार चलती चली जाएगी। इसी मैकेनिज्म को मेरे भाई यहाँ पर एक्सप्लेन करना क्रिया विधि में। अब देखिए बोले थे ना, अब देखिए ये ब्लड वापस न चला तो यहाँ पर एक वाल होती, उस वाल को क्या बोलते हैं, फुफ्फुस कपाट बोलते हैं। चलो लिख देते हैं, फुफ्फुस कपाट हो जाएगा। कपाट मतलब वाल हो जाएगा, फुफ्फुस कपाट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक, अब देख रखे हैं मैकेनिज्म, इसकी कहानी मैकेनिज्म आप ध्यान से सुन लीजिए, बस काम कर। जब हृदय की कक्ष की मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, मतलब शिथिल मतलब ऐसे नॉर्मल हो जाती है, तब होता क्या, फुफ्फुस सिरा, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त बायां अलिंद में, लेफ्ट आर्ट्रियम में फुफ्फुस सिरा के द्वारा लाके ऑक्सीजन भर दिया जाता है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या बोला जाता है, जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त
ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या कर देते, देखिए ये जब कांटेक्ट करेगा तो ऑक्सीजन इस द्विवल्नी वाल्व की मदद से इसमें आ जाएगा। ठीक, इसमें से क्या होगा, इसमें आ गया आपके सामने देखिए। ठीक है, बायां निलय में ढकेल दिया जाता है। जब दायां निलय, ठीक है, बायां निलय सिकुड़ता है तो ऑक्सीजन के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। मतलब ये जब कांटेक्ट करेगा पूरे शरीर में धकेल दिया जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपके सामने यहाँ से। फिर क्या लिख रखा देखिए, मुख्य महाधमनी शरीर के विभिन्न अंगों तक कार्बन यानी ऑक्सीजन युक्त देता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त महाधमनी के द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में ढकेल दिया जाता है। कार्बन ऑक्सीजन युक्त ब्लड यूज किया जाएगा। अब ये जब क्या करेगा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड यूज कर लिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाल देगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड महाशिरा के द्वारा राइट आर्ट्रियम में लेके चला जाएगा। राइट आर्ट्रियम जब कांटेक्ट करेगा यहाँ तो ये पूरे शरीर से उठाकर लंग्स में जाएगा, लंग्स से पूरा शरीर में डाल देगा। वही चीज लिखा है, जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त त्रिवल्नी वाल्व की मदद से दायां नीले में ढकेल दिया जाता है। अब दायां नीले जब सिकुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में भेज दिया जाता है। अब फेफड़ा क्या कर देता है, उस शरीर से उठा के बाहर कर देगा। ये प्रक्रिया बताओ, हृदय में 2 बार ब्लड आ रहा है, 2 बार जा रहा है, इसीलिए इसे नाम देते हैं दोहरा परिसंचरण बोला जाता है, जिसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। पहला हृदय तथा लंग्स के बीच में हो रहा है तो इसे फुफ्फुस परिसंचरण बोलते हैं। तीसरा आपके सामने दूसरा हृदय तथा शरीर के बीच में हो रहा है तो इसको हम दैहिक परिसंचरण बोलते हैं। तो ये आपके सामने दी गई कहानी ये है। तो इन कहानी को आप अच्छा करते हैं, आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, ये हो गया आपके सामने यहाँ से। इस पे थोड़ा सा सुन लेना मेरे भाई, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर इसके में देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, बट मेनली चीज़ ये होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 mmHg होता है। इस वाले पॉइंट को याद रखना। ठीक है, ये आपके सामने इसमें याद रखना, 120-80 mmHg होता है। जब ब्लड दाबता है तो प्रेशर ज़्यादा रहता है 120, जब यानी खुलता है तो उसमें जब गिरता है ब्लड तो 80 mmHg रहता है। इसको याद रखना। ब्लड प्रेशर को नापने वाला जो यंत्र होता है उसको स्फाइग्नोमानोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फाइग्नोमानोमीटर बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखना, ये 2 पॉइंट याद रखना, ये MCQ बनाता है, तो इस पर आप टिक मार देना यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, जिसकी कहानी आपको इंतजार थी, उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन यानी किडनी के बारे में। अब उत्सर्जन तंत्र पूछेगा तो उत्सर्जन की सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। उत्सर्जन क्या होता है, जैसे आपके घर में झाड़ू लगाया जाता है उस तरह से शरीर के अंदर भी हमारे झाड़ू लगाया जाता है, तभी हम साफ रह पाएंगे। तो शरीर के अंदर जो भी खराब पदार्थ रहता है उसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब क्या परिभाषा लिख रखा है, वह जैव प्रक्रम जिसमें द्रव हानिकारक उपपचयी पदार्थों को शरीर से निष्कासित करने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मतलब जो खराब पदार्थ होता है शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन कहते हैं। परिभाषा, अब मानव सचित्र का तुमको चित्रण बनाना। सबसे पहले आपके सामने किडनी, ये नहीं समझ में आता तो इसकी पूरी कहानी हम आपको सामने यहाँ पर बना देते हैं। देखिए, ये आपके सामने प्यारा सा ऐसे बीन शेप स्ट्रक्चर बनाना। क्या हो गया गुरुदेव, एक बीन शेप किडनी ये हो गई, दूसरी बीन शेप किडनी आपके सामने यहाँ से हो गई। ठीक है, दूसरी बीन शेप किडनी यहाँ से हो गई, ये आपके सामने चली जाएगी यहाँ, और ये आपके सामने यहाँ से। ठीक है, ये इधर चली जाएगी, एक नली इधर चली जाएगी, ऐसे ढक देना है यहाँ पर। दूसरी नली आपके सामने ऐसे आएगी, आगे चल के इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, फिर ऐसे करके आपके सामने इधर, ये आपके सामने नली हो गई। एक से अशुद्ध रक्त आता है, याद रखना, एक से अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है, और इससे गुरुदेव फिल्टर होके शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है। शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है, पूरा शरीर में शुद्ध रक्त यहीं से जाता है। ये हो गया किडनी। किडनी में क्या होता, पेशाब बनता, पेशाब इस नली के द्वारा, इस नली को हम पेशाब की नली बोलते हैं। पेशाब की नली के द्वारा आपके कहाँ पर डाल दिया जाता है, आपकी पेशाब की थैली में डाल दिया जाता है। ठीक है, पेशाब की थैली में डाल दिया जाता है आपके सामने यहाँ से।
अब पेशाब की थैली जब ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या कर देते हैं, यहीं से अपने पेशाब को बाहर निकाल देते। ये किडनी का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये वाले को क्या बोलते हैं गुरुदेव, ब्रिक बोला जाता है। ब्रिक मतलब क्या होती है, किडनी होती है। मूत्रवाहिनी, ये वाले जो तुम्हारे पास नली होती है इसको हम मूत्र वाहिनी बोलते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में पेशाब की नली बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं आपके सामने, मूत्राशय बोलते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में पेशाब की थैली बोलते हैं। और ये जो बाहरी वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं, जिससे पेशाब शरीर से बाहर निकलता है। ये प्रक्रिया आपके सामने किसके अंतर्गत होती है, उत्सर्जन के अंतर्गत होती है, जो कहानी दे रखा है यहाँ से। ठीक, तो ये कहानी आप समझे होंगे अच्छे। इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए वही चीज़ यहाँ पर बोला है हमने। अच्छा, वो डायग्राम बनाइए, चाहे यहाँ अब चित्र बना दिए, दिखा दिया। अब इन्हीं को क्या कर देना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा। तो पहला आपकी किडनी देखें, लिख रखा ब्रिक, सेम के बीज की आकार की संरचना होती है। ठीक, यानी सेम के दाने के समान संरचना। प्रत्येक ब्रिक में एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो मूत्राशय से आकर खुलती है। प्रत्येक में एक एक नली जुड़ती है जो मूत्राशय से आके अटैच होती है। देखिए ये जो खुल रही है, ये वाला तुम्हारे पास, इसको देखिए, ये जो तुम्हारे पास नली आ रही है प्रत्येक से, इसमें से खुलती, इसमें जो मूत्राशय में आके मिलती है। प्रत्येक ब्रिक में उत्सर्जन के लिए लाखों की संख्या में ब्रिक नलिका रहती है, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। मतलब इसके अंदर देखा जाए तो छोटे 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 बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। जैसे आपके घर में चलनी होगी तो तार हो गया, ठीक है। तो तुम किडनी को मानो एक तुम्हारे पास चलनी, अब चलनी के अंदर बहुत सारे लाखों संख्या में छेद होते हैं, उस संख्या को क्या मानिए आप, नेफ्रॉन मानो। ठीक है, तो नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के अंदर अशुद्ध रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। याद रखना, नेफ्रॉन के अंदर ही अशुद्ध रक्त का क्या होता है गुरुदेव, फिल्ट्रेशन होता है, जिससे शरीर से बाहर निकाला जाता है पेशाब बाहर। मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी नली जैसी संरचना होती है जो प्रत्येक ब्रिज से मूत्र को इकट्ठा करके मूत्राशय तक पहुंचाने का काम करती है। मतलब ये नली क्या करती है, जो पेशाब बनता है हमारे किडनी में, ये नली के द्वारा इस नली में यानी मूत्राशय मिला के इकट्ठा करता है। ठीक, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग, मूत्राशय एक थैली जैसी संरचना होती है। मूत्राशय एक थैली जैसी संरचना होती है। यह ब्रिक में बने मूत्र को संग्रह करने का काम करती है। मतलब एक थैली जैसी संरचना होती है, पेशाब को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इसी थैली की होती है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमको जब अनुभव होता है कि हमारी थैली भर चुकी है, तो हमको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या लिख रखा है, ये ब्रिक से बने मूत्र के संग्रह करने का कार्य करता है। अंततः मस्तिष्क को जब सूचना मिलता है तो यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा, पेशाब यूरेथ्रा के द्वारा। मतलब इस नली के द्वारा हम क्या कर देते हैं, यूरेथ्रा को, इसी को बोलते हैं यूरेथ्रा बोला जाता है। यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से पेशाब को बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया होती है आपके सामने किडनी के बारे में। ये आएगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लास्ट एंड फाइनल जो तुम्हारे पास नेफ्रॉन, जो बच्चों का बहुत खतरनाक टॉपिक में लगता है, ये आपके सामने नेफ्रॉन, जिसको नॉर्मल भाषा में आपके सामने देखिए नेफ्रॉन होता क्या। अब यदि आएगा नेफ्रॉन होता क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर प्लस में डायग्राम और पूरी मैकेनिज्म आपको बताना पड़ेगा। अब इनकी कहानी सुनिए, तो हम चित्र आपके सामने बनाएंगे बहुत आराम तरीके से। लिख रखा है, नेफ्रॉन ब्रिक की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब यदि देखा जाए तो हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। अंततः तुम्हारे पास आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, नेफ्रॉन की। अब ये प्यारा सा आपके सामने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब इसको कैसे बनाना, चिंता न करना, हमारे साथ है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको इसको कैसे बनाना है ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले क्या कर देते हैं, ऐसे कप नुमा संरचना बनाना। क्या कर देते हैं, ऐसे कप नुमा संरचना बना देना। यहाँ से ये कप नुमा संरचना ऐसे बना दिए भाई, ब्लर दिखता हो, इसको आगे थोड़ा सा ऐसे करके ये आगे की तरफ मूव करा देना है। ठीक है, ये हो गया आपके सामने लहरिया देना।
उसके बाद यू शेप स्ट्रक्चर बना देना आपके सामने यहाँ से, देखिए ये यू शेप स्ट्रक्चर बना देना, यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा सा लहरिया देना। ठीक है, अभी हम आपको पूरी अच्छे तरीके से बना के दिखा देते हैं। ये आपके सामने प्यारा सा नेफ्रॉन बन के तैयार हो गया है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपके सामने इधर। अब इधर भी वो कईयो होता, हम दिखा नहीं रहे, बट आपको दिखाना है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी नली में देखो ऐसे क्या होती है, अलग तुम पेंसिल या कोई पेन ले लेना, देखिए ये अलग, ये जो तुम्हारे पास नली होती है ऐसे जो होती है, फिर ये क्या कर देती है, ऐसे जाती है। तो ये जो आ जाता है इसमें अशुद्ध रक्त जाता है। क्या होगा, अशुद्ध रक्त जाता। आप एग्जाम में पेंसिल से ही बनाइएगा। ठीक, और फिल्टर होके यहाँ से क्या हो जाता है गुरुदेव, शुद्ध रक्त जाता है। क्या कर देते हैं, शुद्ध रक्त। ये जो नली होती है इसी को बुक में देखेंगे लपेट के, गोंजाए ना, इसीलिए हम साफ और सुंदर बना रहे हैं आपके सामने यहाँ से। अब ये जो तुम्हारे पास है ये वाले पोर्शन को बोमेन कैप्सूल बोला जाता है, बोमेन स्पुट बोला जाता है। ठीक है, ये आपके सामने बोमेन स्पुट बोला जाता है। ठीक, ये बोमेन स्पुट जिसे बाउमन कैप्सूल बोलते हैं। इस वाले को संरचना को पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ से दिया गया है, देखिए समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसको पीसीटी को समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। और ये वाला जो तुम्हारे पास ऐसे संरचना है, ऐसे संरचना है, इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। हेनले लूप बोला जाता है। क्या बोलते हैं गुरुदेव, हेनले लूप होता है। ये लूप लाइक संरचना होती है, इसे हेनले नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था, इसके लिए लूप ऑफ हेनले बोल दिया जाता है। अब ये आगे की तरफ जाएगी तो इसको डीसीटी, इससे ये दूर है तो इसे डीसीटी बोलते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। कैसे याद रखना है, पी से पास, डी से दूर रहता। पी से पास मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका, डी से दूर होता दूरस्थ कुंडलित नलिका हो गई आपके सामने यहाँ से लूप ऑफ हेनले। अब ये वाला जो तुम्हारे पास होता है इसको संग्रह नलिका बोला जाता है। जितना भी पेशाब बनता है इसी के अंदर लाखों संख्या में आके इसके स्ट्रक्चर में स्टोरेज करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। ये कहानी आपको देखिए वही चीज़ यहाँ पर आपको बनानी है, उठा के इस पे। अब तुम बताओ, डायग्राम बना दिए, इसको लिख दिए, तो टीचर को लगेगा कि बच्चा हाँ कुछ किया है, अब उसी को एक्सप्लेन कर दोगे बस काम हो जाएगा। इस तरह से देखिए टीचर को दिखाइए कि सर हमको आ रहा है, ज़्यादा टीचर को घुमाइए ना, बस हम बार बार कहते हैं चीज़ें, टीचर को दिखाते ही आपका नंबर बन जाता है। ये हो गया डायग्राम। अब एक एक के बारे में याद रखना है। यहाँ से देखिए बोमेन स्पुट, बोमेन स्पुट कप जैसी संरचना होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, बोमेन स्पुट में नक्त यानी रक्त नलिका के गुच्छे होते हैं जिसे ग्लूमरस बोलते हैं। मतलब ये जो गुच्छा होता है इसी को ग्लूमरस बोला जाता है, गुच्छा, क्योंकि इसमें रक्त जाती है और ये से गुच्छा बनाती है। जितना ज़्यादा गुच्छा रहेगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा। इसमें रक्त कोशिका तथा प्रोटीन का अवशोषण फिल्टर हो जाता है, लेकिन यूरिया नहीं। अब देखो किसका किसका, रक्त कोशिका मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये प्रोटीन, इस सब का, बट अभी यूरिया पेशाब बना नहीं है। अब आते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। पीसीटी बोमेन स्पुट के समीप होती है, मतलब इसके देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होती है, समीप होती है। जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे लिख देना, ज़्यादा घुमाना नहीं है। समीप होती है, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, लवण हो गया, पानी, यूरिया आदि का फिल्ट्रेशन यहीं पर हो जाता है। इस वाले रीजन पे फिल्टर हो चुका है, इस वाले रीजन पे। अब नीचे ढकेल दिया जाता है आपके सामने लूप ऑफ हेनले पे। लूप ऑफ हेनले क्या होती है, लूप ऑफ हेनले यू आकार की संरचना होती है। देखिए बोले थे ना ये किस आकार की, यू आकार की संरचना होती है। इसमें ग्लूकोज, सभी अमीनो अम्ल, अधिकांश लवण, पानी, लूप ऑफ हेनले पुनः अवशोषित हो जाता है यूरिया को छोड़ के। मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं किसको, यूरिया को छोड़ के। फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका, यह भाग बोमेन स्पुट से दूर होता है, इसीलिए दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। इसमें कुछ मात्रा में पानी, लवण और सारा यूरिया मूत्र छोड़ दिया जाता है, बन के तैयार हो गया आपके सामने मूत्र। अब मूत्र में देखा जाए तो 95% पानी होता, 2% यूरिया प्लस में 2% यूरिक एसिड, 1% अन्य चीज़ें, जो चीज़ आप खा रहे हैं अकॉर्डिंग टू कलर देखेंगे चेंज हो जाता है आपका पेशाब का। ये हो गया। संग्रह नलिका क्या कर देती है, मूत्र को इकट्ठा करती है, भेज देती किसको, पेशाब की थैली को। यह मूत्र को इकट्ठा करता है
विभिन्न नेफरानों से फिर मूत्रवाहिनी मूत्र नलिका की सहायता से मूत्राशय में डाल दिया जाता है। किसमें? मूत्राशय में डाल दिया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या लिख रखा है, यह क्रिया मुख्यतः 3 भागों में होती है। कितने भागों में होती है? क्रियाविधि, याद रखना क्रियाविधि कैसे बनता है, कहेगा क्रियाविधि तो ये तीनों को एक्सप्लेन करना। 3 स्टेप में होता, सबसे पहले फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा सीक्रेशन होता है। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखिए फिल्ट्रेशन यह क्रिया ग्लोमेरुलस में होती है। इसमें रक्त कोशिका प्रोटीन यूरिया को छोड़कर फिल्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, यूरिया को छोड़ के मोस्ट ऑफ द चीज को फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ रीएब्जॉर्प्शन होता है। पुनः अवशोषण, जैसे जैसे निस्पंदन नलिकाओं के नीचे की ओर बढ़ता है, जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल, पानी, लवण का पुनः अवशोषित हो जाता है आपके सामने यहाँ से। उसके बाद आपके सामने स्राव होता है। स्राव के बाद तुम्हारे पास सिक्रीशन, इसके बाद पेशाब बन के तैयार हो जाता है, जो पुनः अवशोषित, लिखो पुनः अवशोषित नहीं होते हैं। ठीक है, और ये शरीर से बाहर दिए जाते हैं। मूत्र में 96% जल होता है। ठीक है, या 95% कहीं कहीं लिखा होता है। 2% अवशिष्ट पदार्थ और 2% यूरिया वगैरह होता है। तो ये कहानी थी इन सब चीज़ के बारे में। इतना डायग्राम आप याद रख लेना, ये कहानी हो गई आपके सामने। इधर अब इधर तुम्हारे पास प्रकाश संश्लेषण वगैरह है। ठीक है, तो चलिए इतना था आपके सामने यहाँ से। और कोई भी टॉपिक यदि मान लेते हैं आपको साइंस में डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका निवारण जरूर किया जाएगा। कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप करेंगे तो उसको हम नोट के जरिए एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।